Hello, everyone. Okay, so as we were doing the chapter number third, ruling the countryside of a class 8 history, so we have to begin the topic Indigo on the land of riots. And in the previous video, we got to know about the differentiation between rioti system and the Nij cultivation system, and also the definition of rioti system. Okay, now in this paragraph, we'll get to know about beginning 4 points or introductory points of this paragraph was just this कि एज रायती कल्टीवेशन, क्योंकि जो रायती कल्टीवेशन था वो बेटर प्रूव हो रहा था निज कल्टीवेशन से. सो लोग जो थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे रायती कल्टीवेशन से एंड प्रेफर भी वही करते थे क्योंकि उनको इंडिगो तो चाहिए था, वर्ल्ड को देना था उन्हें. वर्ल्ड में इंडिगो की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो रही थी. नाउ अब क्या होता था ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट वॉज एन एग्रीमेंट बेस्ड सिस्टम, मीन्स as it was an agreement based system, so in this system that agreement was used to be called satta. Okay, that agreement was used to be called satta. All right, now this satta was used to be signed by the ryots as well as the planters. Okay, ryots and the planters. Now sometimes planters used to force the ryots, they used to force or pressurize them or harass them to sign those agreements, to sign this satta. Okay, and they also pressurize the village headmen or the zamindars to why do they pressurize village headmen? They do pressurize village headmen because that village headman will ask all of the farmers of his village to grow indigo in their lands. Okay, on their lands they have to grow indigo. So this was the thing. And now second thing comes that it was in that agreement, उस agreement में एक कंडीशन ये भी थी कि एटलीस्ट कम से कम 25% ऑफ अ फार्मर्स लैंड शुड बी अंडर अ फार्मर्स लैंड, दैट 25% of a farmer's land should be under indigo cultivation for those Britain planters. Okay, 25%, and this should be the at least proportion of the indigo cultivation. So it was one of the conditions of that agreement called satta. Now how indigo cultivation was used to be done, how dyes were made out from the indigo. So in the next page we'll get to know about how the dyes will be made out from indigo. Okay, now the thing is कि इंडिगो की हार्वेस्ट के बाद, इंडिगो को काटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद उन्हें वैट्स में भेजा जाता था. ओके, यहाँ पे एक टर्म है वैट्स, तो उन्हें वैट्स में भेजा जाता था. वैट्स क्या है, आप इसको एक वेसल की तरह ले सकते हो कि एक वेसल काइंड थिंग आप ले सकते हो उसको, जिसमें कोई भी चीज़ स्टोर की जाए या किसी भी चीज़ को फर्मेंट किया जाए. ओके, सो दीज वर द वैट्स. और वैट्स कितने लगते थे, ऐसे कितने वेसल्स चाहिए होते थे इंडिगो क्रॉप्स को डाइज में कन्वर्ट करने के लिए. ऐसे तीन से चार वैट्स चाहिए होते थे. 3 to 4 वैट्स वर नीडेड. अब आते हैं प्रोसेस पर. तो प्रोसेस क्या था, तो सबसे पहला प्रोसेस जो था हमारा वो था, सबसे पहले स्टेप में पहला वैट आता है. ओके, सबसे पहले स्टेप में हमारा आएगा सबसे पहला वैट. ऑलराइट, तो पहला जो वैट है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. ये एक मेरा एक वेसल है, मैं यहाँ पे पानी ड्रॉ कर लेती हूँ. यहाँ पे मेरी कुछ लीव्स हैं. ओके, ये वो लीव्स हैं जो इंडिगो के हार्वेस्ट के बाद लीव्स को सेपरेट कर लिया गया उस थ्रेश से. ओके, लीव्स को जब हमने सेपरेट कर दिया गया तो हमने उसे वाटर में डाल दिया. और ये पानी कैसा है, ये पानी है बॉइलिंग गर्म पानी. ठीक है, गर्म बॉइलिंग पानी. अब इस पानी से, ये क्योंकि ये गर्म है तो ये वाटर वेपर्स वगैरह सब निकल रहे हैं. तो अब जो है ये फर्मेंट हो रहा है यहाँ पे, और इस वैट को हम फर्मेंटिंग वैट भी कह सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड, यस, इस वैट को हम फर्मेंटिंग वैट भी कह सकते हैं और स्टीपर वैट भी कह सकते हैं. ठीक है, इस वैट को हम क्या क्या कह सकते हैं, फर्मेंटिंग एंड स्टीपर, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. फर्मेंटिंग एंड स्टीपर वैट भी कह सकते हैं. और ये हमारा फर्स्ट वैट है. ओके, अब ये जो फर्मेंटिंग है ये एंड कब होगी, ये एंड तब होगी जब जो वाटर जो है वो बॉईल होने लग जाए. एक्चुअली हम वाटर को हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं, तो जब वाटर बॉईल होने लग जाए और बबल्स आने लग जाए तब हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो डन हो चुका है, अब उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया. अब आता है सेकेंड. अब हमारे जो लीव्स हैं वो फर्मेंट हो चुके हैं, तो अब हमारा आता है सेकेंड प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस क्या आता है कि अब हमें दूसरा वैट चाहिए. ठीक है, दूसरा वैट चाहिए, ले लिया मैंने एक वैट.
जस्ट सेकेंड। तो जो हम दूसरा वैट लेंगे ना, उस वैट में अब वो जो लीव्स हैं वो अब रॉटन हो चुकी हैं, वो पानी में इतनी देर रही तो अब वो ख़राब तो होंगी ना। तो ये जो वैट है ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये वैट है, अब वो लीव्स जो हैं वो तो रॉटन हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो जो पानी है, जिस पानी में हमने लीव्स को बॉयल किया था, उस पानी को मैं इस वैट में दोबारा से, सेकेंड वैट में दोबारा से डाल दूँगी। अब क्या करूँगी ना मैं, अब वो मैं सेकेंड वैट में डाल दूँगी। अब क्या होगा कि इस वैट को ना, जो भी इस वैट में जो भी पानी है उसको पीजेंट्स या दूसरे जो भी लेबरर्स हैं वो किसी बड़े से स्टिक से लेके और इस पानी को ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे। ज़ोर ज़ोर से घुमाना होता है, मतलब इसको स्टेयर करना होता है, कंटिन्यूसली इसको स्टेयर करते रहना होता है। एक स्पून से, किसी भी टाइप की स्पून आप ले सकते हो, लंबी सी एक स्टिक होती है जिसको स्टेयर करते, जिससे स्टेयर करते रहते हैं पूरे सोल्यूशन को। एंड उसको एक पैडल से भी उस सोल्यूशन पे मारा जाता है। पैडल होता है कि आप देखते होंगे मूवीज़ में दिखता भी है, एक धोबी टाइप, धोबी यूज़ करते हैं इसको कपड़े धोने के लिए, जिससे बच्चे बैट बॉल भी खेल लेते हैं। तो ये वो पैडल है जिससे इस सोल्यूशन को मारा भी जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसको बीट किया जाता है, तो इसको बीटर वैट कहते हैं, ठीक है। इसको बीटर वैट कहते हैं। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम इसको बीटर वैट कहते हैं। ओके, अब आती है चीज़ कि ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म कब होता है। ये प्रोसेस तब ख़त्म होता है जब जो सोल्यूशन है वो ग्रीन टर्न हो, ग्रीन कलर में आने लग जाए, फिर धीरे धीरे ब्लू कलर में आ जाए। इंडिगो से हमें ब्लू कलर ही तो मिलता है, तो वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में आएगा, फिर ब्लू कलर में आएगा। तो जब वो ब्लू कलर में आ जाएगा ना, तो हमारा सेकेंड में आधे से ज़्यादा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, अब हमारा बस, अब यहाँ पे जो मेरा सोल्यूशन है उसको मैंने स्टेयर कर दिया, अब वो ब्लू कलर का हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये जो सोल्यूशन है ये मेरा ब्लू कलर का आ गया है, मतलब इसका इंडिगो का कलर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें लाइम वाटर डालूंगी। इसमें क्या डालूंगी, लाइम वाटर, मतलब चूने का पानी, लाइम वाटर इसमें डालूंगी। और जब मैं इसमें लाइम वाटर डालूंगी तो थोड़ी ही देर में ये जो सोल्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा मुझे, ये सोल्यूशन कुछ इस टाइप का दिखेगा कि पानी, साफ पानी जो है वो ऊपर ऊपर है, एंड जो हमारा इंडिगो है वो इंडिगो नीचे एक पल्प की तरह, एक फर्मेंट, वो हमारा जो इंडिगो पल्प है वो बिल्कुल मड़ी मड़ी सा नीचे से जम जाएगा और ऊपर पूरा क्लियर वाटर है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रोसेस, सेकंड स्टेप भी एंड होता है। अब आती है चीज़ कि अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप है सेडिमेंट टू अनदर वैट। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारी चीज़ें क्या आती हैं। ओके, थर्ड स्टेप में अब मैंने थर्ड वैट ले लिया है, यहाँ पे मेरा थर्ड वैट आ गया। अब जो इंडिगो पल्प था उसको मैं इस वैट में डालूंगी। अब उस इंडिगो पल्प को मैंने डाला, पानी जो है वो साफ़ पानी मैंने बाहर निकाल दिया उस कंटेनर से। अब उस साफ़ पानी का मुझे काम नहीं है। अब जो इंडिगो पल्प मैंने डाला वो यहाँ पे ऐसे डल गया नीचे, ये ऐसे डल गया। अब क्या होगा, इसको लेबरर्स ही इसको प्रेस करेंगे। प्रेस किस टाइप की चीज़ों से किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, प्रेस जो होता है किसी भी चीज़ को, इवन प्रेस मीन्स डजंट मीन आयरन करना। प्रेस होता है कि किसी बड़े सी स्टिक को लेके जिसका नीचे का सरफेस फ्लैट हो और वो प्रेस करते हैं, ऊपर से फोर्स डाला जाता है और वो इंडिगो नीचे घिसता जाता है, पिसता जाता है, ऐसे होकर प्रेसिंग होती है। तो इसी वजह से इस वैट को नाम दे दिया गया है सेटलिंग वैट। ओके, सेटलिंग वैट, क्योंकि वो प्रेस होकर सेटल होता जाता है, सेटलिंग वैट। और अब जो वो सेटल होता जाता है, तो आफ्टर प्रेसिंग, प्रेस कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कहते हैं, प्रेस करने के बाद, दबाने के बाद, काफ़ी देर तक दबाने के बाद उस इंडिगो को, अब इस इंडिगो को क्या करेंगे, इस इंडिगो को बाहर निकाल लेंगे और इस इंडिगो को सन में, मतलब इस इंडिगो को ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद ये एक इंडिगो कलर प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब ये इंडिगो कलर, इंडिगो डाई हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये प्रोसेस होता है। अब जो बात आती है ना, अब इस प्रोसेस में इसके साथ साथ कुछ और भी प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्चुअली इन सब चीज़ों के साथ जब ये करते थे फार्मर्स तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आती है कि इंडिया में ना इंडिगो की जब ये कल्टिवेशन होता था, प्रोडक्शन होता था, तो अक्सर ये यूजुअल होता था, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट अक्सर मैन जो है, इंसान मतलब जो आदमी है, वो कटिंग करता था प्लांट्स की, और लेडीज़ जो हैं वो उन प्लांट्स को वैट तक लेकर जाती थी।
प्रोडक्शन साइट्स तक लेकर जाती थी। और अब आता है, हमने निज कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स क्या थी इसकी? प्रॉब्लम्स थी कि इंडियंस को ये बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही हार्ड सिस्टम, डिफिकल्ट लगा इसको कल्टिवेट करना। क्यों डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती थी कि अगर जैसे उन्हें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की, क्रॉप प्रोडक्शन की, कल्टीवेशन, फार्मिंग की, उसके बाद उन्हें वैट में भी इतने घिसना पड़ता था। और जैसे ही इंडिगो प्रोडक्ट फाइनली बनके तैयार हो जाता था, तुरंत उसके बाद प्लांटर फिर से पैसे देता था और फिर से वही उसकी किसान, वो फिर से वही सिस्टम पूरा साल चलता था, वही सिस्टम। तो इसकी वजह से उन्हें बहुत इरिटेशन होती, क्योंकि जो भी दूसरी क्रॉप्स इंडिया में उगती थी वो पूरे साल नहीं उगती थी, बट यही क्रॉप पूरे साल उगती थी, इसी वजह से। फिर आता है, प्लांटर्स वांटेड दैट 25% ऑफ लैंड शुड कंटेन द प्रायर फर्टाइल लैंड्स ऑफ फार्मर इन विच दे प्रेफर टू ग्रो राइस। सो द थिंग इज कि जब राइस कल्टीवेशन का टाइम होता है ना, तो उसी टाइम पर इंडिगो कल्टीवेशन का भी टाइम होता है, जैसा कि हमने निज कल्टीवेशन में पढ़ा हुआ है। तो जब राइस कल्टीवेशन का टाइम होता है, उसी टाइम पे इंडिगो भी कल्टीवेट होती है, उसी टाइम ऑफ ईयर में उसको भी कल्टीवेट होना होता है। तो अब जहाँ पे इंसान राइस कल्टीवेट करना चाहता है, वहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि नहीं आप इंडिगो करो, तो चलो ठीक है, अपनी 25% लैंड पे हम इंडिगो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसमें भी एक कंडीशन है कि आप उस लैंड पे करोगे इंडिगो को कल्टीवेट जो आपकी सबसे बेस्ट सॉइल हो, जिस लैंड पर, वही 25% ऑफ लैंड में आनी चाहिए, जिसकी सॉइल बहुत ही अच्छी हो, फर्टाइल हो और काफ़ी उपजाऊ हो। तो उस चीज़ से भी उनको इश्यूज होते थे, उस चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। एंड उस चीज़ से प्रॉब्लम्स भी इसीलिए होती थी कि अगर चलो ठीक है हम कर देंगे फर्टाइल लैंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया ने इधर भी एडजस्टमेंट कर ली, बट उनका वो जितना चढ़ते थे ना, और चढ़ते ही जाते थे। तो उन्होंने और क्या किया, और लेकिन उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम था ना फर्टाइल लैंड्स का, उन्होंने बोला था कि फर्टाइल लैंड पे करो तुम अपने, तो प्लांटर्स ने इसको इसलिए नहीं मना किया क्योंकि इंडिगो की जो क्रॉप्स है ना, उनकी बहुत ही लंबी रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी सॉइल को है ना बिल्कुल मतलब सफोकेट कर देती हैं, एग्जॉस्ट कर देती हैं, मतलब पूरी सॉइल की फर्टिलिटी वो ले लेती हैं, पानी ले लेती हैं, जिसकी वजह से अब इंडिगो के बाद जब राइस कल्टीवेशन का टाइम आता है, तो राइस जो है वो अच्छी नहीं आती, क्योंकि राइस को उतनी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, वाटर नहीं मिलता है, मिनरल्स नहीं मिलते हैं, और वो क्योंकि वो सारे मिनरल्स एंड वाटर इंडिगो ले चुका है, एंड सॉइल को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिगो ने बहुत सारा ले लिया है। तो इसी वजह से वो सॉइल भी खराब करता था इंडिगो, एक बार कर दिया तो उसके बाद वो हो ही नहीं सकता। तो ये इश्यूज आते थे, इन्हीं इश्यूज की वजह से रायती सिस्टम का भी Indian farmers or peasants ने opposed किया. So this was it in this paragraph. I know it was literally too longer, but I just wanted to make this topic totally clear to you so that you won't have any difficulty in your examinations, because the main thing here comes that your concept should be clear. Okay, so thank you. If you have any doubt, any questions or anything, please comment down in the comment section so that I will get to know, and I'm gonna answer them all your questions as soon as possible. Okay, bye.